वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आज हो गई है 17 जून 2020 और यह है टेस्ट नंबर 394। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए, थ्योरी आप जितना ही पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि कितने पानी में है कौन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विशेषताओं पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट में कुछ लिखा है, अपतटीय व्यापारिक पवनों के साथ शुष्क और उष्ण ग्रीष्म ऋतु, वर्षायुक्त शीतकालीन मौसम तथा प्रति चक्रवात के कारण आसपास की हवाओं का अपसारित होना और उद्यान कृषि। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं, बताइए। स्टेपी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मरुस्थलीय जलवायु या फिर चीन तुल्य जलवायु, बताइए। देखिए, मरुस्थलीय जलवायु की विशेषता तो हो नहीं सकती है उद्यान अगर कृषि होती है तो इसको तो एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। वर्षायुक्त शीतकालीन मौसम तथा प्रति चक्रवात के कारण आसपास की हवाओं का अपसारित होना और अपतटीय व्यापारिक पवनों के साथ शुष्क और उष्ण ग्रीष्म ऋतु भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। और सबसे जो नज़दीक का निकट का पॉइंट था यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 था, उद्यान कृषि। तो भूमध्य सागरीय भूमि को विश्व की उद्यान भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ग्रीष्मकाल के दौरान पछुआ पवनों के प्रभाव से यह बेल्ट पीछे की ओर स्थानांतरित हो जाती है और वर्षाधारक व्यापारिक पवनों के अपतटीय हो जाने की संभावना होती है। शीतकाल के दौरान पछुआ पवनें विषुवत रेखा की तरफ स्थानांतरित हो जाती हैं और भूमध्य सागरीय क्षेत्र अपतटीय पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। यहाँ जो है प्रति चक्रवात के कारण आसपास की हवाएं अपसारित हो जाती हैं तथा उनका अवरोहण होता है, जिसके कारण स्वच्छ हवा की दशाएं उत्पन्न होती है। तो ये जो सारा का सारा पंक्तियां हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु की ओर संकेत कर रही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देख लीजिए, उष्ण एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है यहाँ पर तथा वर्षा युक्त शीतकालीन मौसम होता है इस जलवायु की जो विशेषता है। यह भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के साथ साथ पाई जाती है, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नेपाल के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से चर्चा में रहे काला पानी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पूर्वी हिस्से में स्थित क्षेत्र है और यह क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है, जिसमें कम से कम 37,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसकी सीमा पश्चिम और दक्षिण की ओर नेपाल से लगती है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? काला पानी, धारचूला और लिपुलेख के ऊपर पहले भी प्रश्न बनाए गए हैं डिफरेंट टाइप से। तो बताइए, पहला स्टेटमेंट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित क्षेत्र है। अगर ये पूर्वी हिस्से में, अच्छा इंडिया का मैप तो सभी को पता होगा, उत्तराखंड कहाँ पर है? इधर है। तो क्या इसकी सीमाएं, अगर ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसकी सीमाएं पश्चिम की ओर, क्योंकि चीन तो इधर, तिब्बत नेपाल तो इधर की तरफ है ना, इधर तो है नहीं, तो पश्चिम की ओर होना चाहिए, यहाँ पर पूर्व की ओर होना चाहिए। पूर्व और दक्षिण की ओर नेपाल से लगती है, तो गलत है ये वाला डी वाला स्टेटमेंट। पश्चिम की ओर नहीं, इसकी सीमा जो है ना पूर्व और दक्षिण की ओर नेपाल से लगती है। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड के एलिमिनेशन से पूरा आंसर अपना मिल जाएगा। पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, कथन 3 गलत है, क्योंकि काला पानी की सीमा पूर्व और दक्षिण की ओर नेपाल से लगती हैं, न कि पश्चिम दक्षिण की ओर। काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के पूर्वी हिस्से में स्थित क्षेत्र है और यह उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा भी साझी करता है। यह क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद है, जिसमें कम से कम 37,000 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इस क्षेत्र का प्रशासन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, किंतु नेपाल ऐतिहासिक और भौगोलिक कारणों से इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और हाल ही में उसने अपने पॉलिटिकल मैप पर इसको अपने एरिया में दिखाया था, धारचूला और काला पानी को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह था? हर प्रश्न किसी न किसी कारण से करंट से रिलेट करता है।
तो वो न्यूज़ में है, लेकिन वो न्यूज़ में है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी वास्तविक स्थिति, उसके बारे में जानना, क्योंकि प्रश्न उससे भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या है फिलहाल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ताम्रलिपि बंदरगाह। तो देखिए 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक व्यापारियों के साथ धर्माचार्य भी इस क्षेत्र में बस गए, जिससे यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जावा, सुमात्रा इत्यादि के साथ व्यापार के लिए मुख्य भारतीय बंदरगाह ताम्रलिपि बंगाल था। अब देखिए ताम्रलिपि था मतलब हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में इस बंदरगाह की यात्रा की थी। उसने नील, तांबा और रेशम के निर्यात के लिए एक संपन्न बंदरगाह के रूप में ताम्रलिपि का वर्णन किया था। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डी। अब बात करें मुजरिस की, क्योंकि ऑप्शन में और भी थे ना। मुजरिस जो है केरल तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर था। प्राचीन काल में इसे मसालों की नगरी भी कहा जाता था। बात करें भरूच की, तो भरूच गुजरात में स्थित एक पश्चिमी बंदरगाह है। इस बंदरगाह के माध्यम से श्रीलंका, मलाया प्रायद्वीप, बर्मा एवं कई भूमध्य सागरीय देशों के साथ व्यापार होता था। मसूलीपट्टनम, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, सबको पता है कहाँ इस समय, आंध्र प्रदेश में, और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है, और 17वीं शताब्दी में अत्यधिक गतिविधियों का केंद्र था ये। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंडियन गैस एक्सचेंज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इंडियन गैस एक्सचेंज, तो इंडियन गैस एक्सचेंज जो है भारत में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए प्रथम डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को बिना बाधा के, किसके बिना बाधा के, ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो इंडियन गैस एक्सचेंज प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए भारत का पहला वितरण आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को निर्बाध, मतलब बिना किसी बाधा के, ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वेब आधारित इंटरफेस पर आधारित है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यह ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए अंतर है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इनमें अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है और यह एक स्थायी न्यायिक निकाय है जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह सदस्य राष्ट्रों में हुए अपराधों के साथ साथ देशों के बीच चल रहे विवादों पर भी सुनवाई करता है। इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब इनमें से कौन सा गलत है, और इन कोर्ट की सहायता से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, हमको गलत ढूंढना है फिलहाल। तो असत्य देखिए यहाँ पर पहला जो है वो असत्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है लेकिन ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह एक स्थायी निकाय है जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और इसका भी मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में ही है, ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यह हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। यह सदस्य राष्ट्रों में हुए अपराधों के साथ साथ देशों के बीच चल रहे विवादों पर भी सुनवाई करता है। देखिए गलत है ये वाला स्टेटमेंट। सदस्य राष्ट्रों में हुए अपराधों के लिए तो करता है ये ICC, लेकिन दो देशों के बीच चल रहे विवादों पर सुनवाई जो है वो इसका काम है। ये किसी व्यक्ति विशेष पर फोकस करता है और ये पूरे देश पर, आपसी विवाद पर। तो पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। तो गलत हमको ढूंढना है, तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो कथन 1 और 3 गलत है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग, नीदरलैंड में स्थित एक स्थायी न्यायिक निकाय है जिसका सृजन वर्ष 1998 के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर रोम संविधि द्वारा किया गया था और 1 जुलाई 2002 से ICC ने, मतलब इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ICJ है वो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा है, जबकि ICC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, इसलिए गलत था पहला वाला स्टेटमेंट। ICJ मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों की सुनवाई करता है, जबकि ICC
जबकि आईसीसी इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय व्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र किसी सदस्य राज्य में हुए अपराध या ऐसे राज्य के किसी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों तक विस्तारित होता है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जर्मी क्लीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए, जर्मी क्लीन एक सैनिटाइजिंग कक्ष है, सैनिटाइजिंग चैम्बर है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु मुक्त और स्वच्छ करने के लिए डेवलप किया गया है और यह मात्र 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़ों को सैनिटाइज कर देता है। जर्मी क्लीन, देखिए जर्मी क्लीन एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है, करेक्ट है ये वाला। क्या इसे डीआरडीओ ने बनाया? बिल्कुल, इसको डीआरडीओ ने ही बनाया और ये सुरक्षा बलों की वर्दी से कीटाणुओं को नष्ट करता है और स्वच्छ करता है उसको, और मात्र 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़ों को सैनिटाइज कर सकता है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु मुक्त और स्वच्छ करने के लिए जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। डीआरडीओ का कहना है, जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग कक्ष मात्र 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़ों को सैनिटाइज कर सकता है और डीआरडीओ द्वारा विकसित यह सैनिटाइजिंग कक्ष पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने पहले अपनी वर्दी और हेलमेट समेत कई अन्य उपकरणों को स्वच्छ और कीटाणु मुक्त करने के लिए अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन के संदर्भ में विचार करना है आपको, क्योंकि डीआरडीओ ने ही बनाया है उसको, तो प्रश्न इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है डीआरडीओ। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह अत्यधिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है। इसका गठन वर्ष 1969 में किया गया था। देखिए, 1969 में तो इसरो का गठन किया गया था ना, एलिमिनेट करिए इसको। ये ऐसी संस्थाएं हैं भारत की, इनके बारे में आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, इनका गठन कब हुआ और करंट से रिलेट करके पढ़ें इनको, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है। तो तीसरा वाला गलत है, पहला करेक्ट है, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था 1958 में हुआ था। तो कथन 3 सही नहीं है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है, जो आधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है। और डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में, 1969 में इसरो का हुआ था। भारतीय सेना के तत्कालीन प्रतिष्ठानों के सम्मेलन से किया गया था इसका। और डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत जो है वो काम करता है। तो आया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, और उसके अंडर में क्या है? डीआरडीओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। परमाक्रास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, परमाफ्रास्ट या फिर स्थायी तुषार भूमि वह मिट्टी है जो 2 वर्षों से अधिक अवधि से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है। परमाफ्रास्ट मिट्टी जैविक कार्बन से समृद्ध होती है। परमाफ्रास्ट मिट्टी जो है वो जैविक कार्बन से समृद्ध होती है। जब यह मिट्टी जमी हुई होती है तो इसमें कार्बन काफ़ी हद तक निष्क्रिय होता है। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। परमाफ्रास्ट या स्थायी तुषार भूमि जो है वह मिट्टी है जो 2 वर्षों से अधिक अवधि से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में होती है। और परमाफ्रास्ट मिट्टी जैविक कार्बन से समृद्ध होती है। जब यह मिट्टी जमी हुई होती है तो इसमें कार्बन काफ़ी हद तक निष्क्रिय होता है। सक्रिय कब होगा? जब ये पिघलेगी। तो करेक्ट पूछना है, करेक्ट तीनों के तीनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों पूछा गया है प्रश्न? तो देखिए, हाल ही में रूस के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित विद्युत संयंत्र से हुए लगभग 20,000 टन तेल रिसाव का मुख्य कारण जो है परमाफ्रास्ट के पिघलने को जो है माना जा रहा है। रूस के मास्को शहर से 3,000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है नारेल्स्क। क्या स्थित है? नारेल्स्क। अब इस शहर में भूतापीय विद्युत संयंत्र पूरी तरह से परमाफ्रास्ट
पर जो है वो निर्मित किया गया है। अब देखिए, कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन और अन्य मौसमी घटनाओं के कारण परमाफ्रॉस्ट कमज़ोर हो गया था और परिणाम स्वरूप परमाफ्रॉस्ट पर बने भूतापीय विद्युत संयंत्र के स्तंभ गिर गए, जिससे स्थल से तेल का रिसाव जो है वो प्रारंभ हो गया। अब बात करें परमाफ्रॉस्ट की, तो है क्या ये? देखिए, परमाफ्रॉस्ट अथवा स्थायी तुषार मिट्टी भूमि जो है वह मिट्टी है जो 2 वर्षों से अधिक अवधि से 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है। परमाफ्रॉस्ट मिट्टी में पत्तियों, टूटे हुए वृक्ष आदि के बिना क्षय हुए पड़े रहते हैं और इस कारण ये जैविक कार्बन से जो है वो समृद्ध होती है। जब मिट्टी जमी हुई होती है तो कार्बन काफ़ी हद तक निष्क्रिय होता है इसमें, लेकिन जब परमाफ्रॉस्ट का ताप बढ़ता है तो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के कारण कार्बनिक पदार्थ का अपघटन तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव किस में पनपते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उनको, उष्ण गर्म, सर्दियों में तो निष्क्रिय रहते हैं ना वो। फलस्वरूप वातावरण में कार्बन की सांद्रता जो है वो बढ़ने लगती है। अब देखिए, ऐसा ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे अलास्का, कनाडा और साइबेरिया जैसे उच्च अक्षांशीय या पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहां ऊष्मा पूर्णतः मिट्टी की सतह को गर्म नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट एक सार्वजनिक वित्तीय बाजार है जिसमें वित्तीय साधनों या वस्तुओं के तत्काल वितरण के लिए कारोबार किया जाता है। वायदा बाजार का अभिप्राय उस स्थान से होता है जहां वायदा या भविष्य के अनुबंधों को खरीदा और बेचा जाता है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट या इंटरचेंज करके करेक्ट होगा? देखिए, ऐसे ही करेक्ट हैं दोनों के दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। स्पॉट मार्केट जो है, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट एक सार्वजनिक वित्तीय बाजार है जिसमें वित्तीय साधनों या वस्तुओं के तत्काल वितरण के लिए कारोबार किया जाता है। और वायदा बाजार का अभिप्राय उस स्थान से होता है जहां वायदा या भविष्य के अनुबंधों को खरीदा और बेचा जाता है। वायदा या भविष्य के अनुबंध वे वित्तीय अनुबंध होते हैं जिनमें खरीदार किसी व्यक्ति को भविष्य में पूर्व निश्चित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने का वचन देता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी का क्षेत्राधिकार मुख्यतः निम्नलिखित में से किन अपराधों पर होता है? अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है तो इस तरह से भी तैयार रहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। नरसंहार, जीनोसाइड के मामले में, मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, युद्ध अपराध मतलब वॉर क्राइम्स, और अतिक्रमण का अपराध, क्राइम ऑफ एग्रेशन। बताइए, आईसीसी का क्षेत्राधिकार मुख्यतः किन अपराधों पर होता है? नरसंहार के मामले में तो है, युद्ध अपराध के मामले में भी है, मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में भी है, अतिक्रमण का अपराध। तो सारे के सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 भी। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्षेत्राधिकार मुख्यतः 4 प्रकार के अपराधों पर होगा। नरसंहार जीनोसाइड के मामले में, मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मामले में, युद्ध अपराध वॉर क्राइम के मामले में, और अतिक्रमण का अपराध क्राइम ऑफ एग्रेशन के मामले में भी। 2002 से इसने काम करना अपना जो है स्टार्ट किया है और इसका मुख्यालय भी वहीं है जहां पर सीजीआई का हेग, नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, विशेष आहरण अधिकार या एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे 1969 में अपनाने का निर्णय लिया और वर्ष 1970 से इसे मुद्रा के रूप में अपना लिया, यानी अगले ही वर्ष। आईएमएफ की है, वर्ल्ड बैंक की है? आईएमएफ की है, करेक्ट है। 1970 में इसको मुद्रा के रूप में अपना लिया। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो विशेष आहरण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की मुद्रा है। आईएमएफ ने इसे 1969 में अपनाने का निर्णय लिया था और 1970 में अपना लिया इसको। व्यवहार में एसडीआर के सिक्के या नोट चलन में नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा, व्यवहार में एसडीआर के सिक्के या नोट चलन में नहीं होते। आईएमएफ इसे केवल अपने हिसाब किताब के बही खाते में रखता है, इसलिए इसे लेखा मुद्रा, पेपर मुद्रा या फिर कृत्रिम मुद्रा मतलब आर्टिफिशियल करेंसी भी कहते हैं एसडीआर को। एसडीआर का मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, वर्तमान में
बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्राएं शामिल हैं, उनका नाम भी याद रखिएगा। एक है यूएस डॉलर, जापानी येन, यूरो है, चीनी रेमिनबी है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। फिर से सुन लीजिए, यूएस डॉलर, जापानी येन, यूरो, चीनी रेमिनबी और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, बताइए इनमें से। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। विदेशी परिसंपत्तियां, जिनमें शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा के रूप में। स्वर्ण भंडार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास रिजर्व कोष और विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर। तो देखिए, स्वर्ण भंडार तो होते हैं, करेक्ट है। विदेशी परिसंपत्तियां, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड के रूप में मुद्रा, विदेशी मुद्रा, ये भी है। आईएमएफ के पास रिजर्व कोष भी है, विदेशी आहरण अधिकार भी है। सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। तो देखिए, उपरोक्त सभी इसमें शामिल होते हैं। किसी देश या अर्थव्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति या भंडार कहलाती है। फिर से सुन लीजिएगा, किसी देश के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा संपत्ति कहलाती है। यहाँ में भंडार भी लगा लेना, अर्थव्यवस्था भी लगा लेना। अब देखिए, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं। कितने? 4 तत्व। पहला, विदेशी मुद्रा, जिसमें विदेशी कंपनियों के शेयर, डिवेंचर और बॉन्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा के रूप में। स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व्स, और आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, जिसको बोलते हैं रिजर्व ट्रेंच, और विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। 12 प्रश्न इसमें आज ऐड किए गए थे। 17 जून का है करंट अफेयर्स। अच्छे से इसका रिविज़न कर लेना 1 से 2 बार। प्रश्न हर तरह से पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, सीधे सीधे, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, दोनों तरीके से। तो हर तरीके से तैयार रहिएगा। अगर एक प्रश्न बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको बार बार जो है याद करने की कोशिश करें। ये कमेंट ना करें अरे ये तो पहले करा दिया था, ये तो सर कई बार करा दिया है। तो जितनी बार अगर कोई प्रश्न आएगा उतना ही तो कंठस्थ हो गए। देखिए, प्रीलिम्स का क्या है, प्रीलिम्स निकालने का सबसे सही तरीका यही है, स्टैटिक जो अपना मजबूत कर लो। एक चीज़ को अगर कोई चीज़ समझ, मानने साइक्लोन समझ में नहीं आ रहा तो उसको कम से कम 20-25 बार पढ़ लो उसको, ताकि उस तरह से किसी भी तरह से उसका प्रश्न बन जाए, घुमा फिरा कर गलत ना हो।